तो सभी वीडियोस जो है वो स्वयं समूह के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसको दूसरा भी अन्य लाभ ले सकते हैं इसको देखकर। पूर्व के वीडियो में जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना, उसके बाद फिर फॉर्मेट रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अपने सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें मैंने हर्बल एंड स्पाइसेस के बारे में बताया था, रेयर मोनोपाली वाले और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाले जो ब्रांडेड पैक में रीपैक करके एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इसी तारतम्य में आज जैविक खाद निर्माण है, उसका एक्सपोर्ट के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। वीडियो देने का उद्देश्य ये है कि गीता जी थीम जो है क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, इस पर आधारित है। तो उम्र के हिसाब से कोई भी यानी इस प्रकार से शब्दों में या वाणी में भी कुछ भी गलती हो तो क्षमा करें। जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया होम बेस्ड लो कास्ट में किस प्रकार से तैयार की जाती है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कृपया उसका अवलोकन करने की कृपा करें। उसमें यह था कि जैसे सब फिलर्स के रूप में जैसे ड्राई गोबर गाय माता का लेके उसमें फिलर्स के रूप में राख फास्फेट, भिलावा की राख, नीम पाउडर, लक्ष्मी तरू के पाउडर, ये इसमें डाल सकते हैं लो कास्ट, या जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो इसमें डाल सकते हैं। उसमें जैविक खाद निर्माण करने की प्रक्रिया बहुत सारी दी गई है, अन्य वीडियो में भी है, अन्य विद्वानों द्वारा भी इसको बल दिए गए हैं। मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, उसमें जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया, उसके नियम क्या है, वो सब बताए गए हैं। उसमें एनपीके खास देखें, एनपीके सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जैसे मैंने बताया कि जो भी एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनाए उसमें ब्रांडेड इंग्लिश में देवे स्टिकर वगैरह मैटर, ताकि विदेश में इसको समझने में दिक्कत न पड़े। और यहाँ पर जो आपको जैविक खाद के बारे में बताया जा रहा है, तो ये 1 किलो 5 किलो का पैक ही बना है, बड़े 40-50 किलो का पैक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हम धीरे धीरे इस बात की अवगत हो रहे हैं कि आईएससी लेना, फॉर्म रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में ये ध्यान रखा गया कि वो 100% ऑर्गेनिक नेचर के हो, 100% नेचुरल हो, आसानी से उपलब्ध हो, लागत कम लगे, विदाउट मशीनरी। मशीनरी की आवश्यकता नहीं है उसमें, लेबर कास्ट भी कम आएगा उसमें, अन्य खर्चे भी कम लगेंगे। और उसके बाद लेकर उसको B2B फॉर्म पर भी ले सकते हैं, और अन्य प्लेटफॉर्म भी अब एक्सपोर्ट के उपलब्ध है, उस पर भी ये किए जा सकते हैं। धीरे धीरे इंग्लिश से थोड़ा नॉलेज होने, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद आप एक्सपोर्टर के रूप में पत्र व्यवहार करने के योग्य हो जाते हैं, और आपको कॉरस्पॉन्डेंस में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह आती है, नॉलेज होता है, उसको बराबर रिप्लाई दे। कोई ज़रूरी नहीं कि अभी एकदम जैसे आपने मतलब उसमें डाल दिया आईएससी कोड के डाल के आधार पर आपने जो कॉरस्पॉन्डेंस किया है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब आपने जो बोला है तो वो एकदम पूर्ति कर दे, वो तो प्रक्रिया है उसकी। जैसे आने के बाद एक्सपोर्ट इंक्वायरी आती है, बायर्स इंक्वायरी, इंपोर्टर जो रहते हैं उनकी इंक्वायरी आती है। अब इंक्वायरी आने के बाद फिर आप मतलब उसको कॉरस्पॉन्ड करें कि एलसी कैसे खुलेगी, एलसी क्या कंडीशन रहेगी, एलसी के में क्या क्या चीज़ें शामिल रहनी चाहिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको लिए बनाया जाएगा स्पेशली उसमें। यूँ तो मतलब बहुत सारे वीडियो है, लेकिन ये खास खास जो बातें हैं, एक्सट्रैक्ट अर्क भावार्थ वाले सरल भाषा में, ये आपकी ओर मतलब बनाकर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया इसको अवलोकन करें। चैनल में बहुत सारे दिए हैं, आप समय से पर आपको जब भी समय हो आप इसको अवलोकन कर सकते हैं। और आज हो गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फर्म रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अगले इसमें आपको
बायर्स और एक्सपोर्टर के बीच में करस्पॉन्डेंस जो होता है उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इससे अवगत कराया जाएगा। और आज के वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।